कैरीमिनाती ने एक करण जौहर का रोज ड्रॉप किया और लोगों ने कमेंट सेक्शन भर दिया ये कहते हुए कि हंसना था क्या, जोक्स कहा था। अब पहले जैसा बात नहीं रही। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पूरब झा डोनाल्ड ट्रंप पर एक वीडियो लाता है और वहां भी लोग सेम बातें बोल रहे हैं। हर्ष बेनीवाल का लेटेस्ट वीडियो में भी सीन कुछ वैसा ही था। और तो और आशीष चंचलानी की एकाकी सीरीज में भी कई लोग ये सेम बात कर रहे थे। तो क्या सच में अब पुराने ओजी क्रिएटर्स में अब वो वाली बात नहीं रही, या फिर बात कुछ और ही है? But I thought about it, so let's talk about it. साइकोलॉजी में कंसेप्ट होता है पैरासोशल रिलेशनशिप का। ये एक वन साइडेड इमोशनल बॉन्ड होता है जो ऑडियंस किसी भी मीडिया पर्सन के साथ बना लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें जानते हो, पर उन्हें ये तक नहीं पता कि तुम एग्जिस्ट करते हो। शुरुआत में ये इम्बैलेंस बड़ा मैजिकल और इंटीमेट लगता है। जब आशीष, कैरी, भुवन और हर्ष ग्रो कर रहे थे, तब इंडिया अपना पहला इंटरनेट का पैरासोशल हनीमून फेज एक्सपीरियंस कर रहा था। जियो ने डेटा सस्ता कर दिया था और स्मार्टफोन्स छोटे शहरों तक पहुंच गए थे। अब एक पूरी जेनरेशन के पास स्क्रीन आ गई थी और ये क्रिएटर्स पहले ऐसे लोग थे जो उनकी तरह दिखते थे, बात करते थे और जोक्स मारते थे। ये कोई बॉलीवुड स्टार्स नहीं थे जो मैंशंस में रहते हैं। ये बस अपने कमरे में टी शर्ट पहने हुए लौंडे थे जो हिंदी में गाली दे रहे थे। आज समझ आता है कि इंटीमेसी ही उनका असली प्रोडक्ट था। कॉमेडी तो शायद हमेशा से सेकेंडरी थी, लेकिन इंटीमेसी के साथ एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है। ये नॉवेल्टी पे डिपेंड करता है। क्लोजनेस तभी तक अच्छा लगता है जब तक कुछ हिडन रहता है। एक बार जब सब रिवील हो जाता है, जब बेडरूम स्टूडियो बन जाता है और दोस्त जैसे लगने वाला यूट्यूबर एक ब्रांड बन जाता है, तब वो जादू खो जाता है। लोग सालों से आशीष से एक कॉमेडी स्केच का डिमांड कर रहे थे। आशीष ने उन्हें दिया एकाकी, एक हाई प्रोडक्शन सीरीज। अब ये बोलने के लिए आशीष की रेगुलर वीडियोस से स्केल में काफी बड़ा तो था, पर उनके ओजी ऑडियंस को तो उनसे कॉमेडी स्केच का ही उम्मीद थी। जहां आशीष की नॉर्मल कॉमेडी वीडियोस में 50-50 मिलियन व्यूज आते हैं, इधर एकाकी की एक भी एपिसोड ने उस मार्क को टच भी नहीं किया। लोग आशीष जैसे बड़े क्रिएटर्स को इसीलिए देखना बंद नहीं किए हैं क्योंकि वो सडनली बुरे कंटेंट बनाने लगे हैं या उनका क्वालिटी ड्रॉप कर गया है। लोग इसीलिए बंद कर दिए हैं क्योंकि आशीष अब कोई एक रेगुलर यूट्यूबर नहीं रहे जिसका एग्जाम फ्रस्ट्रेशन वाली वीडियोस के साथ लोग अब रिलेट कर पाते हो। वो एक प्रोडक्ट बन गए हैं जो 2-3 साल में एक सीरीज बनाते हैं सबके लिए, और जो प्रोडक्ट सबके पास होता है उसे कोई अलग से प्यार नहीं करता, उसे बस जज किया जाता है अपने यूटिलिटी के बेसिस पर। और इसीलिए आशीष का एकाकी was not reviewed as an YouTuber led product. It was compared with the likes of Stranger Things and other Netflix series. और इधर आशीष गंदा पिटा। अब एक कड़वा सच सुनो। वो 14 साल का बच्चा जो आशीष के स्कूल वाले वीडियोस पर हंसता था, आज 22 का हो गया है। उसके पास अब नौकरी है या वो डेस्परेटली नौकरी ढूंढ रहा है। वो रेंट, ब्रेकअप और एंजाइटी से जूझ रहा है। उसे हर रोज ये सताता है कि कल सुबह एआई उसका जॉब खा लेगा। उसे आज की डेट पे ऐसी कॉमेडी चाहिए जो उसकी करंट लाइफ के साथ मैच खाता हो। साइकोलॉजिस्ट इसे डेवलपमेंटल सिंक्रोनी कहते हैं। हम जो कंटेंट पसंद करते हैं वो सिर्फ कंटेंट के बारे में नहीं होता, बल्कि इस बारे में होता है कि वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड को मिरर करता है कि नहीं। 14 साल की उम्र में एग्जैजरेशन और स्लैपस्टिक बचपना सूट करता है। 22 में लोगों को आयरनी चाहिए होता है। 28 में लोगों को ऐसी ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी चाहिए जो लाइफ की अब्सर्डिटी को दिखाता है। पुराने इंडियन यूट्यूबर्स अक्सर वही टाइम में फ्रीज हो गए हैं। वो आज भी उस 14 साल बच्चे के लिए परफॉर्म कर रहा है जो आज बड़ा हो चुका है। वही दूसरी तरफ नए क्रिएटर्स जैसे तन्मय भट्ट का 2.0 वर्जन, समय रैना और दूसरी नए कॉमेडियंस आज की मैच्योर्ड ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कैरी अनफनी हो गया है, बस उसका कॉमेडिक स्टाइल, वो चिल्लाना, रोस्ट करना, गुस्सा दिखाना एक टीनेज ब्रेन के लिए फनी था और टीनेज नर्वस सिस्टम इवेंचुअली ग्रेजुएट हो जाता है। पर दुख की बात तो ये है कि आप एक नदी में 2 बार पैर नहीं रख सकते। इंडियन क्रिएटर्स ने ये गलती कर दी। उन्हें लगा कि नदी उनका इंतजार करेगी, पर नदी आगे निकल गई। अब थोड़ा मैथ्स की बात करते हैं। आशीष के चैनल में एकाकी सीरीज से पहले 2023 में लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था, मतलब आज से 3 साल पहले। और ये बात भी नहीं है कि आशीष 2023 तक बहुत कंसिस्टेंट थे। 2023 में उनका सिर्फ 2 वीडियोस आया था, 2021 में 4, मतलब 2021 से 26 के बीच उन्होंने सिर्फ गिन चुन के 7 वीडियोस बनाई हैं और एक सीरीज। एक एवरेज क्रिएटर 1 महीने में इतना अपलोड कर देता है। और ये सिर्फ आशीष के साथ नहीं हुआ,
भुवन का भी कुछ सेम सीन है। 2021 में ढिंडोरा के बाद से ये कोई यूट्यूबर का चैनल कम लगने लगा और कोई प्रमोशनल पेज ज्यादा। 2021 से 26 के बीच भुवन के चैनल पर एक टीटू टॉक का एपिसोड आया है, एक व्लॉग आया है और सिर्फ 5 वाइन वीडियोस। मतलब 5 सालों में सिर्फ 5 ऐसे कंटेंट जो भुवन को बीबी बनाया है। ये तो ऑडियंस का बड़प्पन है कि उन्होंने अभी भी इन ओजी क्रिएटर्स को नहीं भुलाया। अब चलो थोड़ी बात मशीन की करते हैं, जिससे कि मैं तुम्हें और इजीली समझा सकूं इनका इनकंसिस्टेंट अपलोड करना इनके लिए क्यों इतना डेंजरस है। 2017 से 2020 के बीच YouTube का एल्गोरिदम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और सब्सक्राइबर लॉयल्टी को रिवॉर्ड करता था। अगर तुम्हारे पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होता था तो तुम्हें एक राजा जैसा फील करवाया जाता था। फिर शॉर्ट्स आया, टिकटॉक आई और रील्स आई और अटेंशन इकोनॉमी का पूरा आर्किटेक्चर बदल गया। तुम्हारे पास अब 20 मिलियन सब्सक्राइबर है कि 20,000, वो इर्रेलेवेंट हो गया। नया एल्गोरिदम बस ये देखता है कि तुम्हारा वीडियो पहले के 1.5 सेकंड में थंब स्क्रोलिंग को रोक पाता है कि नहीं। सब्सक्राइबर्स मीनिंगलेस हो गए हैं। इस अटेंशन इकोनॉमी में पुराना होना एक सजा बन गया है। हर क्रिएटर को हर 24 घंटे में अपना वर्थ प्रूव करना पड़ता है। पुराने यूट्यूबर्स ने किले बनाए थे, पर नया एल्गोरिदम टेंट डिमांड करता था जो कहीं भी कभी भी मूव कर सकता है। और दुख की बात यह है कि पुराने यूट्यूबर्स कभी पिवट नहीं कर पाए। उनकी पूरी आइडेंटिटी ही 12 मिनट का रोस्ट या इलाबोरेटली एडिटेड स्केचेस पर थी। शॉर्ट्स बनाना उनके लिए अपने क्राफ्ट को धोखा देना जैसा था, तो उन्होंने शॉर्ट्स को हाथ से जाने दिया और इसका रिजल्ट तुम आज उनके रेलेवेंस पर देख सकते हो। इनकंसिस्टेंट अपलोड्स और शॉर्ट्स से दूर रहने का रिजल्ट सिर्फ कम वीडियोस नहीं था, इट वॉज क्रिएटिव ब्लाइंडनेस इन स्लो मोशन। कम अपलोड का मतलब सिर्फ कम कंटेंट नहीं है, बल्कि कम फीडबैक लूप्स होता है। और जब फीडबैक लूप्स कम हो जाता है तब क्रिएटर एक बबल बनाने लगता है, जहां सिर्फ उसे लगता है कि उनका बनाया हुआ कंटेंट फनी है, जिसके साथ ऑडियंस डिसएग्री करता है। यही डिस्कनेक्ट फिर एक्सप्लोड हुआ जब कैरी ने करण जौहर का स्पूफ वीडियो बनाया। वीडियो के बाद का कंट्रोवर्सी को अगर साइड में रख भी दो, फिर भी प्रॉब्लम बहुत बेसिक थी। जोक्स लैंड ही नहीं हुए, कुछ पंचेस जस्ट बुरे थे और कुछ पंचेस इतने नीच थे कि ऑडियंस को समझ भी नहीं आया। ये फेलियर एक वीडियो की नहीं थी, ये एक पैटर्न का रिजल्ट था। जब आप कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं करते तब आप अपनी ऑडियंस का रियल टाइम टेस्ट का मैप खो देते हो। आप उनके साथ इवॉल्व नहीं करते और फिर एक दिन आपको लगता है कि आप सेम लैंग्वेज बोल रहे होंगे, पर तब तक ऑडियंस ऑलरेडी डायलेक्ट चेंज कर लिया होता है। और फिर आपको लगता है कि आप एक दिन एक वीडियो बनाकर कमबैक करेंगे, पर तब ऑडियंस आपका वेट नहीं कर रहा होता। कैरी का इशू जोक्स नहीं था, ना ही इशू टाइमिंग की थी। कैरी का इशू कनेक्शन का था, जो धीरे धीरे फेड होते जा रहा है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जॉन पॉल सार्त्रे ने बैड फेथ के बारे में लिखा है। इसका मतलब है वो होने का नाटक करना जो तुम असल में नहीं हो। 2023 के बाद का कोई भी आशीष चंचलानी का वीडियो उठा लो, क्या तुम्हें बैड फेथ महसूस नहीं होता या सिर्फ ये मुझे ही लगता है? आशीष की एनर्जी फोर्स्ड लगती है, उसका चीखना चिल्लाना रिहर्स्ड लगता है। ऐसा लगता है कि एक 30 साल का आदमी अपने 22 साल के वर्जन की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि ऑडियंस को और स्पॉन्सर्स को उनसे वही चाहिए। कैरी के साथ भी सीन वही है। हाइपर एग्रेसिव रोस्ट पर्सना तब सही लगता था जब वो एक जवान लड़के की असली एनर्जी थी, पर एक दशक बाद ये एक ऐसा कॉस्ट्यूम बन गया है जिसे वो उतार नहीं पा रहे और ऑडियंस ये स्मेल कर लेती है। इंटरनेट के ऑडियंस परफॉर्म्ड ऑथेंटिसिटी को पहचानने में माहिर होते हैं। ऑडियंस ने उनके वक्त में फ्रीज होने को रिजेक्ट किया है। ये क्रिएटर्स ग्रो होने से मना कर रहे हैं और ये हम सालों से देखते हुए आ रहे हैं और इसके चलते हम खुद क्वाइटली इन्हें देखना छोड़ रहे हैं। आजकल की सोशल मीडिया में कौन जीत रहा है? वो पॉडकास्टर्स जो साइलेंस को ब्रीथ करने देते हैं, वो क्रिएटर्स जो ले ऑफ, मेंटल हेल्थ और पैसों की बात करते हैं, वो कॉमेडियन जो ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करते हैं, नीश हिस्ट्री चैनल, टेक रिव्यूअर्स और रीजनल फूड क्रिएटर्स। कॉमन थ्रेड देख रहे हो? सब्सटेंस, स्पेसिफिसिटी, सिंसियरिटी। ह्यूमर आज एक अलग जॉनरा नहीं रहा, वो सब जॉनरा बन चुका है। टेक क्रिएटर से लेकर फूड क्रिएटर, सब कोई अपने अंदाज में ह्यूमर को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जो लोग कॉमेडी कर रहे हैं वो लोग बहुत क्वालिटी की कॉमेडी स्केचेस लिख रहे हैं, क्योंकि इंडियन ऑडियंस अब स्पेक्टेकल से सब्सटेंस पर शिफ्ट कर चुका है। फिलोसोफर चार्ल्स टेलर के मुताबिक जब सोसाइटी मॉडर्नाइज होती है तब लोग एक्सटर्नल एक्साइटमेंट की जगह इंटरनल मीनिंग ढूंढने लगते हैं। लोग पूछते हैं, क्या ये कंटेंट मेरी लाइफ में कुछ ऐड कर रहा है या ये सिर्फ शोर है?
बहुत समय तक इंडियन यूट्यूब सिर्फ शोर था, लाउड, फास्ट एंड ब्रिलियंट नॉइज। हमें वही पसंद था क्योंकि हमारे पास कोई आवाज नहीं था। पर जब लोग शोर बहुत देर तक सुन लेते हैं तब उन्हें सिग्नल की तलब होने लगती है। ओल्ड क्रिएटर्स नॉइस के आर्किटेक्ट्स थे, आज की नई क्रिएटर्स सिग्नल की आर्किटेक्ट है। और पुराने क्रिएटर होने पर कोई गलत बात नहीं है। हर कल्चरल एरा को एक लाउड बिगिनिंग चाहिए होता है, बट तुम हमेशा बिगिनिंग पे तो नहीं रह सकते ना। एक आखिरी बात, सिर्फ इसीलिए कि ये क्रिएटर्स अब उतने रेलेवेंट नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं थे। आशीष चंचलानी ने पूरी एक जनरेशन ऑफ स्मॉल टाउन इंडियन किड्स को ये फील करवाया कि वो भी एक दिन लोगों की स्क्रीन पे आ सकते हैं। कैरी मिनाती ने टीनेज बॉयज को उनके रेज और ह्यूमर के लिए एक लैंग्वेज दी। हर्ष बेनीवाल ने इंडियन कंटेंट में मीम फ्लुएंट कॉमेडी को इंट्रोड्यूस किया। भुवन ने दिखाया कि एक फोन की फ्रंट कैमरा से कितनी ऊंचाइयां छुई जा सकती है। ये फेल्ड करियर्स नहीं थे, ये फाउंडेशनल थे। पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट होता है नॉस्टैल्जिक डिस्टॉर्शन का। इसमें हम अपनी मेमोरी की वार्मथ को उन चीजों की एक्चुअल क्वालिटी समझ बैठते हैं। मतलब जब तुम कहते हो कि वो पहले फनी थे तो तुम एक्चुअली उनके बारे में थोड़ा कम याद करते हो और तुम अपने बारे में थोड़ा ज्यादा याद कर रहे होते हो। तुम सोच रहे होते हो तुम्हारा उस एज के बारे में जब तुम्हें ये लोग फनी लगता था, जब तुम स्कूल से आकर चेक करते थे कैरी, आशीष या भुवन का नया वीडियो ड्रॉप हुआ है कि नहीं, जब तुम स्कूल में घंटों घंटों तक इन क्रिएटर्स के बारे में डिस्कस करते थे। जो चीज हम मिस करते हैं वो अक्सर ये क्रिएटर्स नहीं होते, हम मिस करते हैं हमारे उस वर्जन को जो उन्हें देखता था। तो आज जब हम पूछते हैं कि ये लोग रेलेवेंट क्यों नहीं है, उसके नीचे एक और हिडन सवाल छुपा होता है जो हम मिस कर देते हैं कि अब हम वो इंसान क्यों नहीं रहे जिन्हें एट द एंड ऑफ द डे इनकी जरूरत है। और इसका जवाब सिंपल है, तुम और मैं बड़े हो गए हैं। और बड़ा होना हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव में उन चीजों के साथ एक छोटा सा बिट्रेयल लगता है जिन चीजों ने हमें बनाया है। रेलेवेंस क्रिएटर की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये एक रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी होती है। हर रिलेशनशिप की एक लाइफ स्पैन होता है। आशीष, कैरी, भुवन ये एल्गोरिदम के शिकार नहीं है, ये बस एक फेज का खत्म होने का नतीजा है। अब असली सवाल ये रहता है कि क्या उनमें नया बनने का हिम्मत है या वो अपने पुराने वर्जन के भूत बनकर तब तक परफॉर्म करते रहेंगे जब तक भूत भी ना थक जाए। क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी में एक ही पाप है और वो है एक ही जगह रुके रहना, और एक ही मुक्ति है ऑनेस्टी, कि तुम आज कौन हो, तुम क्या करना चाहते हो और तुम कितनी बार करना चाहते हो। पर अगर तुम्हें लगता है प्रॉब्लम क्रिएटर में है तो कमेंट में लिखो प्रॉब्लम ऑडियंस है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो जिससे कि इस कमबख्त एल्गोरिथम को पता चले कि ये वीडियो अच्छा है। सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा मोटिवेट करो और ये वाला वीडियो देख लो नेक्स्ट, मजा आएगा।